आज एक बार पुनः मैं अपने चैनल पर आप सब बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक का विषय है एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फैक्ट के बारे में बताया था, आज हम उसके प्रयोग पर चर्चा करेंगे। अर्थात कोई भी विद्यार्थी अगर मेरे चैनल को देखते हैं तो प्राय इसे कंटिन्यू रूप में देखें ताकि आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आए। आज हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर। मैंने रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप की बात कही थी, जिसके अंतर्गत चेंजेज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, एडमिशंस ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सारी अवस्थाएं जो होती है वह रिकंस्टिट्यूशन एक शब्द में कहा जाता है साझेदारी का पुनर्गठन। और साझेदारी का पुनर्गठन का एकमात्र परिभाषा होते हैं कि हमारे पहले से चले आ रहे एग्रीमेंट में बदलाव हो जाते हैं। दैट मीन्स पहले से चले आ रहे एग्रीमेंट में परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन आ जाना ही प्रायः रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहे जाते हैं। और उसी रिकंस्टिट्यूशंस के अंतर्गत मैं 4 शीर्षक पढ़ता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण या किसी साझेदार की मृत्यु। अर्थात किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो एक प्रॉब्लम बार बार मेरे पास आकर रुकता है कि हम किसी चीज का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करें। तो एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर में सबसे पहला प्रॉब्लम होता है गुडविल की। अर्थात जो नया साझेदार आता है वह अपने हिस्से की पूंजी तो लाता ही है, साथ ही साथ एक अतिरिक्त राशि जो प्राय पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाने के लिए लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। किसी नए साझेदार के द्वारा पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत लाभ स्वरूप एक रिवार्ड के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में गुडविल की राशि दी जाती है, जिसके पीछे का मुख्य लॉजिक, मुख्य कारण यह होता है कि चूंकि इस व्यवसाय को जड़ जमाने में प्राय पुराने साझेदारों ने काफी मेहनत मकसद की है, प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना किया है। किसी एक व्यापार को प्रारंभ करने में न जाने कितनी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्थात उसको सामना करते हुए पुराने साझेदार ने आज अपने साझेदारी व्यापार को लाभ की स्थिति में ला दिया है। यही कारण है कि हमारे व्यापार के साथ कोई नया साझेदार जुड़ना चाहता है तो जुड़ने के लिए अपने हिस्से की पूंजी तो जरूर लाता है, साथ ही साथ एक अतिरिक्त राशि के रूप में गुडविल लाता है। और यह गुडविल पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए लाया जाता है। तो एडमिशंस के समय भी गुडविल की चर्चा होगी, रिटायरमेंट के समय भी गुडविल की चर्चा होगी और डेथ के समय भी गुडविल की चर्चा होगी। लेकिन हर स्थान पर गुडविल का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। एडमिशंस के अंतर्गत गुडविल एक प्रकार का रिवार्ड है, पुरस्कार है, जो प्राय नए साझेदार के द्वारा पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। और गुडविल कई फॉर्म में लाया जाता है। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते कि गुडविल नगद भी लाए जाते हैं, गुडविल चीजों में भी, वस्तुओं में भी लाया जाता है, गुडविल नगद नहीं भी लाया जाता है। लेकिन नए साझेदार का उद्देश्य हमेशा पुराने साझेदारों को गुडविल का लाभ पहुंचाना होता है। तो गुडविल के संबंध में हमेशा एक रोजनामचे को ख्याल रखना चाहिए। उस रोजनामचे को हमने प्राय लिख दिया है। हमने यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, of undistributed profit and loss, of revaluations of assets and liabilities इत्यादि बातें हमने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, जिसका मतलब है
कि गुडविल और एडमिशंस के संबंध में हमेशा एक रोजनामचे को ख्याल में रखना चाहिए, जिस रोजनामचे का मैंने उल्लेख भी किया है। हमेशा ध्यान रहे गुडविल के संबंध में और भी बातें हैं, उसके संदर्भ में भी हम एक रोजनामचे का शक्ल याद रखें। गेनिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। कैपिटल और करेंट हमने ऑब्लिक में क्यों दिया है? क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापार के अंतर्गत प्रायः पूंजी दो प्रकार की होती है। कभी कभी पूंजी फिक्स की अवस्था में होती है तो कभी कभी पूंजी फ्लक्चुएटिंग की अवस्था में होती है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अवस्था में हम प्रश्न को बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का प्रयोग करते हैं, और फिक्स कैपिटल की अवस्था में अगर हम प्रश्न को हल करते हैं तो करेंट अकाउंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कैपिटल और करेंट में सिर्फ इतना ही संबंध है कि आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है कि प्रश्न की परिस्थिति में पूंजी किस परिस्थिति का है, फिक्स नेचर का है या फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। अगर फिक्स नेचर का है तो वैसी परिस्थिति में कैपिटल के स्थान पर करेंट का प्रयोग करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग की अवस्था है तो हम कैपिटल अकाउंट का प्रयोग करेंगे। और इस रोजनामचे को पूरी तरह ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा रोजनामचे के स्वरूप चाहे कितनी भी परिस्थितियां मेरे सामने क्यों ना आ जाए, हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कभी नहीं भूलेंगे, चाहे गुडविल लाने के संबंध में हो या अन्य संबंध में हो। अन्य संबंध का मतलब हमने यहाँ लिखा है ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक साझेदारी फर्म के अंतर्गत प्राय नए साझेदार के आने के पहले फर्म के बैलेंस शीट में बहुत सारे लाभ अथवा हानि दिए हुए रहते हैं। तो नए साझेदार के आने के पहले प्राय पुराने साझेदार इस प्रकार के लाभ अथवा हानि को आपस में बांट लेते हैं, और आपस में बांट लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट दो प्रकार से किया जाता है। वह दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट का हमने यहाँ उल्लेख किया कि कब किस अवस्था में हम इसको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। फिर तीसरा हमने लिखा ऑफ रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्राय संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो प्राय सारी संपत्ति और लायबिलिटीज की जांच के उपरांत उसका एक नया मूल्य निर्धारित करता है, क्योंकि हो सकता है पुराने साझेदारों ने प्राय संपत्ति अथवा दायित्वों को लिखने में किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशंस किया हो, जिसके चलते नया साझेदार को सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि एक बार प्रवेश लेने के बाद इस फर्म के जितने भी लाभ हानि का प्रभाव है उस नए साझेदार पर भी पड़ेगा। इसलिए नया साझेदार आने के पहले प्राय फर्म की सारी संपत्ति और लायबिलिटीज की जांच करता है, और जांच करने के क्रम में किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ता भी है और किसी संपत्ति का मूल्य घटता भी है, किसी लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ता भी है और किसी लायबिलिटीज का मूल्य घटता भी है। ये घटने और बढ़ने के चलते भी एक प्रॉफिट का जन्म होता है, एक प्रॉफिट और लॉस क्रिएट होता है। इस प्रॉफिट और लॉस को भी प्राय पुराने साझेदार आपस में बांटते हैं, और बांटने के लिए हमेशा दो बातें सामने उभर कर आती है कि बांटने में प्रायः पुराने लाभ हानि अनुपात का प्रयोग किया जाए या गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का प्रयोग किया जाए। इसके औचित्य पर हम प्रकाश डालेंगे, और पूरी तरह से नीचे में हमने इसको डिस्कस करने के लिए लिख रखा है ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। इस प्रकार से चाहे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर होने वाले लाभ अथवा हानि हो, चाहे फर्म के बैलेंस शीट में पहले से मौजूद कोई लाभ अथवा हानि हो जिसे अभी तक साझेदारों ने नहीं बांट रखा है, तो नए साझेदार के आने पर इसका बांटना बिल्कुल होगा, जरूर होगा। और ऑफ गुडविल अर्थात एक नया साझेदार जो गुडविल लाता है उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं इत्यादि बातों पर भी चर्चा करेंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर मुख्य रूप से कि किसी भी चीज को बांटने में हम क्या प्रयोग करें,
मीन्स पुराना लाभ हानि अनुपात का प्रयोग किया जाए या गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का प्रयोग किया जाए, इत्यादि बातों पर चर्चा करते हैं। जब भी किसी चीज को बांटेंगे, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो या गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर आइदर इन कैश हो, आइदर इन काइंड्स हो और नॉट ब्राउट इन कैश हो, हर अवस्था में हमारे सामने गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ऑड रेशियो की बात होती है कि किसी चीज को बांटने के लिए किस अनुपात का प्रयोग किया जाए। तो गुडविल को हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के द्वारा ही बांटा जाता है और इसी रोजनामचे का प्रयोग किया जाता है कि गेन करने वाले साझेदार को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइस करने वाले साझेदार को क्रेडिट किया जाता है और इस प्रकार एक रोजनामचे का शक्ल होता है। प्रैक्टिकल में जब आएंगे तो पार्टनर के जगह ABCD इत्यादि नाम का उल्लेख होगा। अभी हमने सिर्फ गेनिंग पार्टनर, दैट मीन्स दोज पार्टनर हु आर गेन्ड, sacrificing partner who is sacrificed for new partners। अब यहां पर मैंने 4 बातों का उल्लेख किया है। When undistributed profit are not continued and when undistributed profit are continued, हमेशा 2 बातें सामने उभर कर आती हैं। आपकी मीन्स पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत बैलेंस शीट में जो लाभ अथवा हानि साझेदार के आने के पहले का है, उसको हम 2 तरह से ट्रीट करते हैं आर नॉट कंटिन्यूड, दैट मीन्स हम उसको फर्म की बहनों में रखना नहीं चाहते हैं, उसे पूर्णतः समाप्त कर देना चाहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमेशा ऑड रेशियो का प्रयोग बांटने में करते हैं। मीन्स जितने भी प्रकार के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, अन्य कोई संचय हो, सबको प्राय ऑड रेशियो में बांटते हैं, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्वाभाविक रूप से ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिप्रेजेंट बल्कि ऑल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसीलिए इसको अगर नहीं कंटिन्यूट करना है, दैट मीन्स प्रश्न के बैलेंस शीट से बिल्कुल इसको निकाल देना है, तो इसको बांटने का काम करेंगे ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर इसको कंटिन्यूट करना है, दैट मीन्स हमारे बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व इत्यादि है, उसको एज इट इज बैलेंस शीट में बने रखना चाहते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का प्रयोग करेंगे, अर्थात सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अपने प्रॉफिट, रिजर्व इत्यादि को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो ऑल रेशियो में बांटेंगे और कंटिन्यूड करना चाहते हैं, दैट मीन्स जो प्रॉफिट और रिजर्व है उसे बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स इसको हम ऑल रेशियो और इसको और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का प्रयोग करते हैं, हमने साइड में लिख दिया। इसी प्रकार की स्थिति बिल्कुल इसमें बनती है जब हम किसी संपत्ति का रिवैल्यूएशन करते हैं, संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि करते हैं, तब भी हमारे सामने एक लाभ हानि निकल कर आता है, जिसे प्राय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से जाना जाता है। ये जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस होते हैं, यह प्राय पुराने साझेदारों को बीच में ही बांटा जाता है, इसमें नए साझेदार को समावेश नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां नए साझेदार के आने के पहले हम संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमेशा एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के रूप में या रिवैल्यूएशन लॉस के रूप में हमारे समक्ष एक रिजल्ट आता है, और इसमें भी वही 2 बातें हैं कि when changes in value of assets and liabilities are recorded, अर्थात जो भी परिवर्तन हुआ है, अगर उस परिवर्तन को हम बैलेंस शीट में लाना चाहते हैं, परिवर्तन को बैलेंस शीट में लाने का मतलब, अगर कोई संपत्ति 1 लाख की है और उसको
उसके मूल्य में कमी करके उसका मूल्य 90,000 कर दिया गया। दैट मीन्स हमारा कहने का तात्पर्य हम बैलेंस शीट में 90,000 लाना चाहते हैं। तो 90,000 लाना चाहते हैं तो वही लिखा हुआ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। दैट मीन जो भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का ख्याल हम नए बैलेंस शीट को बनाने में रखते हैं। अगर हम रखते हैं तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो निकलेगा उसको ऑल रेशियो में बांटेंगे। और दूसरी स्थिति है 1 लाख की संपत्ति है, उसका पुनर्मूल्यांकन 90,000 पर हुआ, लेकिन हम संपत्ति को 1 लाख पर ही बैलेंस शीट में बनाए रखना चाहते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का प्रयोग किया जाएगा। और तब फिर वही बात हुई, अर्थात इस अवस्था में ऑल रेशियो का प्रयोग और इस अवस्था में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का प्रयोग। एक साझेदार के प्रवेश पर प्राय 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा आपको ख्याल रखना है। ख्याल रखना है कि गुडविल को हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से ही बांटा जाता है, यद्यपि कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हमेशा 2 तरह से ट्रीट किया जाता है, या तो ऑल रेशियो में ट्रीट किया जाता है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अनुसार उसका रुजनामचा बनाया जाता है। और जब भी रुजनामचा बनाया जाता है तो हमारे रुजनामचे का शक्ल होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये 4 बातों को ध्यान में रखना है कि जब हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक शब्द है जिसके अंतर्गत सारे लाभ हानि समावेश किए जाते हैं जो अब तक साझेदारों ने कमा तो लिया है लेकिन आपस में नहीं बांटा है, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में उल्लेखित होता है। अब सवाल इतना ही है कि नया साझेदार के आने के पहले इसे पूरी तरह समाप्त कर देना है या एज इट इज बनाए रखना है। अगर एज इट इज बनाए रखना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का प्रयोग करेंगे और पूरी तरह समाप्त कर देना है तो ऑल रेशियो का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में भी बातें हैं कि हम रिवैल्यूएशंस को, चेंजेज को बैलेंस शीट में अगर लाना चाहते हैं, अगर बैलेंस शीट में लाना चाहते हैं और दूसरा नहीं लाना चाहते हैं, अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल रेशियो। दैट मीन्स अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, 1 लाख के स्थान पर 90,000 लिखना चाहते हैं, तो इस पर आए हुए रिवैल्यूएशन पर होने वाले लाभ हानि को ऑल रेशियो में बांटा जाएगा। और अगर 1 लाख को 1 लाख पर ही लिखना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इतनी बातें फैक्ट, ये फैक्ट है, इसके आधार पर हम न जाने कितने 50 हिसाब बना सकते हैं, लेकिन यह तीनों बातों का ज्ञान आपको सर्वप्रथम होना चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अर्थात अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दैट मीन्स एक नए साझेदार के द्वारा जो गुडविल या तो नगद लाया जाता है या तो वस्तुओं में लाया जाता है या नगद नहीं लाया जाता है, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट करने में मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए ताकि आपके मस्तिष्क में इस बात का समावेश हो जाए कि जहां पर भी इस प्रकार की बातें होगी तो हमारे रुजनामचे का शक्ल होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का सूत्र हमने पिछले वीडियो में बना रखा था, जिसमें हम कहा था ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर यह पॉजिटिव में आता है तो सैक्रिफाइसिंग और नेगेटिव में आता है तो गेनिंग इसको कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से नए रेशियो को कैलकुलेट करके हम प्राय गुडविल को ट्रीट करते हैं और इसे हम पुनः अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रूप में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब हम
सारी बातें हिसाबों का ही करेंगे, क्योंकि एज ए कंसेप्ट के रूप में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंतर्गत अगर बच्चे लोग इतना को ध्यान में रख लिया तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, ताकि आपको पूरी तरह से एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो इत्यादि का पूरा ज्ञान, पूरा सच आपके सामने हम रख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।